हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मैं रोहित, आप लोग देख रहे हैं विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, आज मैं आपको तृतीय सेमेस्टर द्वितीय वर्ष का सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर 2020 का हिंदी का प्रश्न उत्तरी कराने चल रहा हूँ। ठीक है, आज का प्रश्न उत्तरी 2020 का है साथी। चलते हैं आपके क्वेश्चन को, मैं एक एक क्वेश्चन जैसे इसके पहले करवाते थे ऐसे मैं आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरा करवाता हूँ। ठीक है साथी, देखिए क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के कौन है भैया? तुलसीदास हैं। इसमें ऑप्शन क्या होगा? तुलसीदास सही होगा। ठीक है, और आपको समझाते हैं, बताते हैं साथी। इसके अलावा देखिए, राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। उन्होंने क्या क्या लिखा है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नाटक, रामलला नहछू इसको बोलते हैं, जानकी मंगल, भैरव रामायण आदि अनेक रचनाएं लिखी हैं। अब देखिए आता है कबीरदास। कबीरदास इसका व्याख्या आपको बता रहे हैं। ठीक है, कबीरदास में क्या क्या है साथी? कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास की रचनाएं थी बीजक। ठीक है, इस बीजक में भी उनकी तीन रचना थी। तीन रचना साखी, साखी, सबद रमैनी। क्या थी? साखी, सबद, रमैनी, इनकी तीन रचना ए थी। ठीक है, चलिए अब आपको चलते हैं जायसी जी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी, तो यह सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। कौन थे? सूफी काव्यधारा के क्या थे? प्रमुख कवि थे। ठीक है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माना जाता है। ठीक है, चलते हैं साथी सेकंड क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आपका हमारा अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन कौन हैं? इसमें ऑप्शन जो दिया है समझिए अब। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्या होगा नहीं, जयशंकर प्रसाद होंगे नहीं, रामधारी सिंह दिनकर होंगे नहीं। कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। साकेत महाकाव्य राम कथा पर आधारित है। किस पर है? राम के कथा पर या जो है आधारित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं प्रियप्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात आदि। ठीक है, अब चलते हैं साथी जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनकी व्याख्या देख लीजिए। छायावादी युग के चार स्तंभों में से क्या है? एक है। इनकी रचनाएं कामायनी है, आकाशदीप है, तितली है, आंसू है, झरना है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर में क्या है? या आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कमल, ओज, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय आदि हैं। क्वेश्चन है, जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द पूछा है। ठीक है, जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द पूछा है, तो उसको इसमें ऑप्शन क्या होगा? प्रमाण होगा नहीं साथी, प्रसाद होगा नहीं, प्रकृष्ट होगा नहीं, क्या होगा? प्रणम्य होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? प्रणम्य। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंसू का तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम शब्द जो संस्कृत में लिखे जाते हैं, जो संस्कृत के शब्द के जैसे होते हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। तद्भव क्या है? जो हिंदी में लिखे जाते हैं देशज शब्द, ये सब क्या है? आपके हमारे तद्भव हैं। ठीक है, तो इसमें आंसू का तत्सम पूछा है। किसका पूछा है? आंसू का पूछा है।
किसका पूछा साथी है? तो आंसू का जो हमारा अश्रु होगा, क्या होगा साथी? अश्रु। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आंख होगा नहीं, अग्र होगा नहीं, आग होगा नहीं। ठीक है, तो आंख का क्या होता है? तत्सम अच्छी होगा। आग का क्या होगा साथी? आग का अग्नि होगा। आगे का होता है अग्र। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 5वां है। 5वां क्वेश्चन आप देखिए। 5वां क्वेश्चन है साथी, गोदान के लेखक कौन है? कौन? गोदान के लेखक कौन है? तो मैं आपको गोदान के लेखक के बारे में ऑप्शन बताने चल रहा हूं साथी, सुनिए समझिए ध्यान से। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है नहीं, ये तो नहीं होंगे। श्याम सुंदर दास भी नहीं होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं होंगे। मुंशी प्रेमचंद, यह ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह हिंदी साहित्य का एक प्रमुख उपन्यास है। हिंदी साहित्य का एक प्रमुख उपन्यास है। इनकी रचनाओं में क्या क्या है? गबन, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर, ईदगाह आदि क्या है? शामिल हैं। ठीक है, इनकी अनेक रचनाएं ये सब हैं। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती। 1903 में संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। कब किया था? 1903 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक महान आलोचक हैं। आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के एक महान आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। या इतिहासकार, निबंधकार और कवि थे। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास में चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी, ये सब रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है साथी, आपका 5वां भी क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन पर। अति लघुत्तरी क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन है साथी हमारा। छठा क्वेश्चन ये है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण में क्या है? पानी। पानी से क्या होगा? पानी का अनेकार्थी शब्द देखिए, आभा या चमक, इसी को बोलते हैं इज्जत या योग्यता। ठीक है, गजब, गजब में क्या होगा? अद्भुत, जिसकी संभावना न हो। ठीक है साथी, अद्भुत और जिसकी संभावना न हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर निर और सम उपसर्ग क्या है? निर और क्या है? सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग में देखिए, निर में क्या है? निर्विकार, निर्धन, निर्दोष। ठीक है, सम उपसर्ग लगाएंगे साथी, संयम, संयोग, संकीर्ण। ठीक है, तो ये सब क्या है? सम उपसर्ग के एग्जाम्पल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें खुलना मतलब क्या है? होश आना। आंखें खुलने का मतलब क्या है? होश आना। वाक्य प्रयोग, जब सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। जब तुमको ठोकर लगेगी तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। ठीक है, या आंखें खुलने का मतलब होश में आना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 9, समय चूक पुनिका पछताने लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समय चूक पुनिका पछताने क्या है साथी? समय चूक पुनिका पछताने का अर्थ, समय चूक पुनिका पछताने का लोकोक्ति का अर्थ क्या है साथी? अवसर को खो कर क्या पछताना। क्या है? अवसर को खोकर क्या पछताना। अर्थ इसका क्या है? वाक्य प्रयोग, जिन्होंने समय को पहचान कर इसका सदुपयोग नहीं किया तो समय निकल जाने पर कैसा पछताना। ठीक है, कहने मतलब अवसर निकल जाने के बाद में फिर कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? वाक्यों में केवल
एक ही उद्देश्य क्या है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बिजली चमकती है, क्या होती है, बिजली चमकती है। पानी बरसता है, वह दौड़ता है। ये सब क्या है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य हैं। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, केसर। केसर और केसर शब्दों के अर्थ में क्या बताना है, अंतर बताना है। क्या बताना है, तो अंतर देखिए, इस केसर का क्या होगा और इस केसर का क्या होगा। इस केसर में होगा, केसर का मतलब होता है कुमकुम, इस केसर का मतलब होता है शेर के गले का बाल। क्या है, शेर के गले का बाल। इस केसर का, एक केसर खाने वाला भी होता है, ठीक है, तो वह केसर दूसरा होता है। चलिए आपको बताते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 11 में अति लघुत्तरी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, लघुत्तरी क्वेश्चन। लघुत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है साथी, क्रिया से आप क्या समझते हैं। क्या है, क्रिया से आप क्या समझते हैं। आकर्मक क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्रिया, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या स्थिति को दर्शाता है। वह, यह वाक्य में कर्ता द्वारा, किसके द्वारा, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बताता है। एग्जाम्पल, ये क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर एक गलत लिखा है, इसको लिखना चाहिए कि मोहन दौड़ता है। क्या है साथी, मोहन दौड़ता है। ठीक है, मोहन दौड़ता है, यह सेंटेंस सही है। ठीक है, यहाँ पर मोहन क्या है, करता है, और दौड़ना हमारी क्या है, क्रिया है। मोहन हमारा क्या है, करता है, क्या है साथी, सब्जेक्ट। और यहाँ पर दौड़ना हमारा क्या है, क्रिया। क्रिया का मतलब हो गया वर्ब। ठीक है, बात समझ में आई गई, बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यस को दिखाता है और बी क्या दिखाता है, वर्ब को दिखाता है। यह बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें थोड़ा सा और भी समझ लीजिए। क्रिया के बारे में आप जान गए, अकर्मक क्रिया के बारे में थोड़ा समझिए। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है। किस पर पड़ता है, केवल कर्ता पर ही पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट पर ही पड़ता है अकर्मक में। अकर्मक में अगर हम कहें तो क्रिया का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जैसे वह जा रही है, बच्चा रो रहा है, क्या है, वह जाना, क्या है, जाना हमारी क्रिया है। ठीक है, रोना हमारी क्या है, क्रिया है। तो बच्चा रो रहा है, सूर्य चमक रहा है, चमकना हमारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, चलते हैं साथी आगे। अकर्मक क्रिया के कुछ लक्षण, अब इन अकर्मक क्रिया के कुछ लक्षण समझ लीजिए। इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है, इन क्रियाओं के साथ क्या होता है, कर्म नहीं होता है। इन क्रियाओं का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है। केवल किस पर पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है। तो इन क्रियाओं का प्रयोग अपूर्ण क्रिया के रूप में ही किया जा सकता है। किस पर, अपूर्ण क्रिया के रूप में ही किया जा सकता है। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 13। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित लिखिए। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद, एक होता है सरल, दूसरा होता है मिश्र, तीसरा होता है संयुक्त। ठीक है, अब आप एक एक करके थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, सरल वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया होगी तो सरल वाक्य होगा। ठीक है साथी, आपको यह बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल समझिए सरल वाक्य का, मोहन दौड़ता है, वह सो रहा है। चलिए अगला आता है मिश्र वाक्य। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और
एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक या एक से अधिक क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, उदाहरण समझिए। जब वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। जब वह आएगा तो मैं उसे मिलूंगा। जब वो आएगा तो मैं उसे क्या होऊंगा? मिलूंगा। जैसे ही वह उठा वैसे ही वह दौड़ने लगा। जैसे वह उठा तुरंत वह क्या है? दौड़ने लगा। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? यह वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं साथी? दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण में क्या है? मोहन दौड़ता है, और देखिए यह शब्द आ गया, लेकिन, और, ये सब क्या है? योजक है, मतलब जोड़ने का काम कर रहे हैं। मोहन दौड़ता है, वह नाच रही है। देखिए वह नाच रही है, मोहन दौड़ता, इसके बीच में एक कंजक्शन का काम करने आ गया है। कौन? संयुक्त वाक्य में क्या है? यह वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को मिलकर बनता है या जोड़ता है। तो भैया देखिए क्या किया है? और जोड़ने का काम किया है, लेकिन ये भी जोड़ने का काम किया है। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वह सो रही है। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, वह घर रहती है। चलिए यह समझ में आपको आ गया होगा। गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। गद्य एवं पद्य में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो देखिए गद्य और पद्य में आपको अंतर इसके पहले वाले सेशन में आपको मैं बताया हूं, लेकिन आज फिर समझिए साथियों। क्वेश्चन या रिपीट हुआ था। वाक्यों से बनी ऐसी रचना जो विकार प्रधान हो वह गद्य कहलाती है। पद्य में क्या है? छंदबद्ध, छंदयुक्त ऐसी संगीतात्मकता युक्त रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता हो पद्य कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्य। दूसरा क्या है? गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगले पॉइंट पे चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर। गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है। गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं, लेकिन पद्य में गति लय की विशेष भूमिका होती है। चौथा पॉइंट है, गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन पद्य की रचना छंदबद्ध एवं छंदयुक्त होती है। ठीक है, अब आता है पांचवा पॉइंट। इसमें चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, विवेचना आदि की प्रधानता होती है। किसमें? किसमें भैया? गद्य में। गद्य में आप किसी रचना को आप पढ़ते हैं, उसको सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, अपने मन ही मन उसकी विवेचना करते हैं। ये सब की प्रधानता किसमें होती है? गद्य में होती है। पद्य में हृदय तत्वों की प्रधानता होती है। क्या होती है? हृदय तत्वों की क्या होती है? प्रधानता की जाती है। ठीक है, चलिए साथी क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर लघु निबंध लिखना है। इसके पहले वाले सेशन पे राष्ट्रीय पर्व में आपका 26 जनवरी पर क्वेश्चन आया था और लिखा गया था। यह क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर लघु निबंध लिखना है। मैंने आपको राष्ट्रीय पर्व के बारे में उस सेशन में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। राष्ट्रीय पर्व हमारे कितने होते हैं? 3। एक होता है 26 जनवरी। क्या होता है? 26 जनवरी। दूसरा होता है 15 अगस्त। क्या होता है? 15 अगस्त। और तीसरा होता है 2 अक्टूबर। क्या होता है? 2 अक्टूबर। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए साथी, मैं आपको 15 अगस्त के बारे में, उसमें 26 जनवरी के बारे में बताए थे, इसमें 15 अगस्त के बारे में बताते हैं। 15 अगस्त में देखिए, 15 अगस्त का दिन भारत के लिए गौरव का उत्सव का दिन है। इस दिन हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, जो हमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मिली थी। इस दिन पूरे देश में
राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। क्या होता है? पूरे देश में क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या होता है? आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। प्राचीर का मतलब होता है भैया ऊपरी किला, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। जो लाल किला का सबसे ऊपरी हिस्सा है उसी को बोलते हैं प्राचीर, ठीक है। चलिए साथी, आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। प्राचीर पर फहराते हैं। इसमें और भी बचा हुआ था कुछ, देखिए। यह दिन हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह दिन हमें देश की एकता और अखंडता, क्या है? एकता और अखंडता की शपथ लेने के लिए भी क्या करता है? एकता और किसके लिए? एकता और अखंडता की शपथ लेने के लिए भी प्रेरित करता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें देश के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें देश को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है साथी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आत्मकथा क्या है? क्या है? आत्मकथा क्या है? किसी आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक का लिखना है। चलिए आत्मकथा के बारे में आपको बताते हैं साथियों। आत्मकथा एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखी गई कहानी है। इसमें लेखक अपने बचपन से लेकर के शिक्षा, कैरियर, रिश्ते, अनुभव, उपलब्धियों और चुनौतियों का वर्णन विशेष प्रकार से करता है। ठीक है। आत्मकथा में कुल मिलाकर के अपने जीवन के बारे में जो व्यथित घटना है उसी के बारे में लिखना होता है आत्मकथा में। चलिए आत्मकथा के कुछ लक्षण होते हैं। क्या क्या है साथी लक्षण? यह प्रथम व्यक्ति में लिखी जाती है। प्रथम व्यक्ति में लिखी जाती है। यह लेखक के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और अनुभवों का क्या करता है? वर्णन करती है। चलिए तीसरा, यह लेखक के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है। यह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। आत्मकथा और उसके लेखकों के नाम। आत्मकथा और उसके लेखकों के नाम। चलिए, मेरी जीवन और मेरा संघर्ष, यह भैया महात्मा गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आता है। मेरी जीवन और मेरा संघर्ष महात्मा गांधी का। अग्निपथी किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। अग्निपथी किसका है साथियों? अग्निपथी एपीजे अब्दुल कलाम का है। अब एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी का है। किसका है? या मंडेला जी का है। अप ऑन द ऑफ बीट जैक कैरोऑक का है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीजें आपको दिमाग में और अपने दिलो दिमाग में जहन में बैठा लीजिए। पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेंगे और आएंगे साथियों। क्वेश्चन आता भी है, लिखने का तरीका भी आपको भी बताएंगे। पहले इसको आप जानिए साथियों। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मकथाएं हमेशा सटीक नहीं होती हैं। इसलिए लेखक अपने जीवन के कुछ पहलुओं को छिपा सकता है या उन्हें अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सकता है साथी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूर्ण विराम तथा विस्मयादिबोधक चिन्ह से आप क्या मतलब चिन्ह में क्या अंतर है उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। चलिए तो मैं आपको बताता हूं पूर्ण विराम क्या है साथी। पूर्ण विराम तथा विस्मयादिबोधक चिन्ह में अंतर। चलिए पूर्ण विराम विस्मयादिबोधक समझिए। पूर्ण विराम यह है, पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम यह दर्शाता है कि वाक्य पूरा हो गया है कि नहीं। ठीक है, वाक्य पूरा हो गया है कि नहीं और आगे कोई और जानकारी नहीं है। तो पूर्ण विराम का मतलब होता है कि जब पूर्ण विराम लग जाता है तब समझ में ये आ जाता है कि आगे कोई अब कुछ विशेष जानकारी
नहीं दी गई, यहीं पर यहाँ समाप्त किया गया है, खत्म कर दिया गया है। विस्मयादिबोधक में विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग क्या होता है? उत्साह, आश्चर्य या जोर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह वाक्य को अधिक भावपूर्ण बनाता है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में क्या है समझिए। सेकंड पॉइंट में साथी, पूर्ण विराम का उपयोग आमतौर पर अपूर्ण वाक्यों में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? अपूर्ण वाक्यों में नहीं किया जाता है, जबकि विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग अपूर्ण वाक्यों में किया जाता है। कहने का मतलब पूर्ण विराम का उपयोग जो होता है अपूर्ण जो पूरा वाक्य नहीं है उसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसमें अधूरा हो, अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, वाक्यों में नहीं किया जाता है। लेकिन विस्मयादिबोधक चिन्हों का उपयोग अपूर्ण वाक्यों में भी किया जा सकता है और किया भी जाता है। क्या होता है? किया भी जाता है और किया भी जा सकता है। ठीक है साथियों, यह आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। अब आपको चलते हैं अगले। अभी क्वेश्चन नंबर 17 में तीसरा पॉइंट छूटा हुआ था साथी। तो पूर्ण विराम का उपयोग प्रश्नवाचक चिन्ह और अल्प विराम के साथ में किया जा सकता है। ठीक है, पूर्ण विराम का उपयोग प्रश्नवाचक चिन्ह और अल्प विराम के साथ में क्या होता है? किया जा सकता है, जबकि विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग आमतौर पर इन चिन्हों के साथ नहीं किया जाता है। इन चिन्हों के साथ नहीं किया जाता है। चलिए, चौथा पॉइंट है पूर्ण विराम का उदाहरण। वह स्कूल जाता है। वह क्या करता है? वह स्कूल जाता है। क्या करता है? स्कूल जाता है। ठीक है, क्या आपने खाना खा लिया? अगला एग्जाम्पल है। और अगला एग्जाम्पल है मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं आज क्या हो गया हूँ? बहुत थक गया हूँ। चलिए, विस्मयादिबोधक में देखिए साथी, उदाहरण वाह, छी, इस तरीके के जो आते हैं, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह का है। अपूर्ण विराम का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो वाह, यह बहुत सुंदर है। वाह, बहुत सुंदर है, इस तरीके से। ओ नहीं, मैं अपनी चाबी खो दिया। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। जल्दी करो, हमें क्या हो रही है? देर हो रही है, इस तरीके से। ठीक है साथी, चलिए आपको बताते हैं मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य में अंतर, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलते हैं साथी। इसके पहले आपको मैं बताया भी था, लेकिन आप और भी समझ लीजिए। भाई क्वेश्चन पूछा गया तो बताना पड़ेगा ही। अब आपको समझना पड़ेगा, याद करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पेपर में लिखना होगा। ठीक है, चलते हैं पहले पॉइंट पर। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक समान स्तर के उपवाक्य समान अधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, ये सब भैया क्या है? संयुक्त वाक्य हैं। इनके सहारे से संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। किसके सहारे से? और, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य। चलिए मिश्रित वाक्य में देखिए। मिश्रित वाक्यों में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। ठीक है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सब क्लाज। ठीक है, तथा विशेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं। ठीक है, शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर, किस पर? शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं। इसमें और भी है साथियों, जोड़ने वाला अथवा, एवं, या, इसलिए, अतः, नहीं, अन्यथा, वरना आदि सबसे जुड़े होते हैं। ठीक है साथी, चलते हैं आपके सेकंड पॉइंट पर। संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य संयोजक या सापेक्ष सर्वनाम द्वारा प्रधान उपवाक्यों से जुड़ा होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं साथी, तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है
संयुक्त वाक्य में किसी भी स्वतंत्र उपवाक्य को हटाने से वाक्य पूर्ण रहता है। ठीक है। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य को हटाने से वाक्य अधूरा हो जाता है। क्या होता है? वाक्य अधूरा हो जाता है। ठीक है। चलते हैं चौथे पॉइंट पर। संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य किसी भी क्रम से आ सकते हैं, किसी भी क्रम से आ सकते हैं। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से पहले या बाद में आ सकते हैं। चलिए पांचवा पॉइंट देखिए साथियों, उदाहरण। मैं स्कूल गया और मैंने अपने दोस्तों को देखा। तो और इसमें क्या है बच्चा? संयुक्त वाक्य का काम कर रहा है, जोड़ रहा है। चलिए मिश्रित में देखिए उदाहरण। जब मैं स्कूल गया तो मैंने अपने दोस्तों को देखा। किसको देखा? तो मैंने अपने दोस्तों को देखा। तो यहां पर देखिए थोड़ी देर अल्प विराम लगा हुआ है। जब मैं स्कूल गया तो मैंने अपने दोस्तों को देखा, यहां पर लगा है पूर्ण विराम। ठीक है। यह जो है आपका मिश्रित और संयुक्त वाक्य खत्म हो गया साथियों। आपको मैं औपचारिक तरीके से लगभग 2016 का क्वेश्चन कराया, 17 का कराया, 18 का कराया, 19 का कराया। आज मैं साथियों आपका 20 का भी करा दिया हूं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए साथियों, जिससे कि आपके सभी साथी इसमें जुड़ेंगे और उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो क्वेश्चन आए हुए वो पैटर्न समझ में आएगा और मेरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको व्याख्या भी दी जा रही है, बताई जा रही है। अपने जितने भी साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए साथियों। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। ठीक है।